हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। ये वीडियो स्पेशली क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि इस वीडियो में हम आपका फाइनल एग्जाम का साइंस का सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम एक बार आपका पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं, यानी कि आपका एग्जाम में साइंस का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा वो एक बार हम समझ लेते हैं। तो देखिए, आपका एग्जाम 3 घंटे का होगा और 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यानी कि सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो इनको एक बार हम समझ लेते हैं। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस को करना है तो आप वीडियो को थोड़ा आगे करके देख सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट में हमसे क्या कहा गया है, प्रश्न पत्र में 5 खंड अ, ब, स, ड और ई सम्मिलित है। प्रश्न पत्र में 39 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में कहा गया है कोई समग्र विकल्प नहीं है, हालांकि कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किए गए हैं। छात्र को ऐसे प्रश्नों में केवल एक विकल्प का प्रयास करना होता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट में कहा गया है खंड अ में 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यानी कि एमसीक्यू है और सभी प्रश्न एक एक अंक के हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में कहा गया है खंड ब में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनमें प्रत्येक के 2 अंक हैं। इन प्रश्नों के उत्तर 30 से 50 शब्दों की सीमा में होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में कहा गया है कि खंड स में 7 लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनमें प्रत्येक के 3 अंक हैं। इन प्रश्नों के उत्तर 50 से 80 शब्दों की सीमा में होने चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट में कहा गया है कि खंड ड में 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनमें प्रत्येक 5 अंक के हैं। इन प्रश्नों के उत्तर 80 से 120 शब्दों की सीमा में होने चाहिए। और इसके बाद लास्ट सेवेंथ पॉइंट में क्या कहा गया है कि खंड ई में 3 केस आधारित प्रश्न है जिनमें प्रत्येक 4 अंक हैं। ठीक है। तो ये हमारे जनरल इंस्ट्रक्शंस थे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारा सेक्शन ए के क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि सेक्शन ए में हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो ये सारे एमसीक्यू वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि विसरण की दर अधिकतम होगी। तो विसरण की दर अधिकतम किस में होगी, द्रव में, ठोस में, ए और बी दोनों, या फिर गैस में। तो विसरण की दर सबसे ज्यादा यानी कि अधिकतम गैस में होगी। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये गैसेज। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, सामान्य स्थिति में जल को गर्म करके जो अधिकतम तापमान प्राप्त किया जा सकता है वह है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो अधिकतम तापमान यानी कि ज्यादा से ज्यादा तापमान कितना जा सकता है। तो देखिए 100 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या 120 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो जब हम नॉर्मल कंडीशन में वाटर को गर्म करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा तापमान जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस जाएगा। इससे ज़्यादा अगर तापमान जाता है नॉर्मल कंडीशन में तो पानी जो है वो भाप बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि सोडियम तत्व का सही प्रतीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें आंसर दिया हुआ है Na, यानी कि सोडियम का प्रतीक होता है हमारा Na। इसके अलावा देखिए सी ऑप्शन में भी Na ही लिखा हुआ है, लेकिन इसमें ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर N और A दोनों ही कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, लेकिन सोडियम का प्रतीक जो होता है इसमें हमारा सिर्फ N कैपिटल होता है और A स्मॉल होता है। तो इसीलिए जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसका A ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे क्या कहा गया है, सोडियम क्लोराइड में मौजूद आवेशित कण है। तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl में हमसे पूछा है कौन से आवेशित कण मौजूद हैं। तो देखिए सोडियम यानी कि Na ये हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, यानी कि धन आवेशित होता है, और क्लोराइड यानी कि क्लोरीन ये ऋण आवेशित होता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज वाला होता है। क्यों, क्योंकि देखिए जो हमारा सोडियम होता है इसका परमाणु संख्या 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, यानी कि इसके पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 8
और 2 और 8 10 हो गया, तो 1 बचा, यानी कि बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसीलिए ये अपना बाहरी कोश में से 1 इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा, तो इसीलिए जो देते हैं उनका जो आवेशित होता है वो धन आवेशित होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। और क्लोरीन जो है इसका परमाणु संख्या होता है 17, तो इसके लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 10 हो गया, और बाहरी कोश में इसके 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा किसी दूसरे से। तो जो लेता है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है, यानी कि ऋण आवेशित होता है, और जो देता है वो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। तो इसीलिए Na हमारा धन आवेशित है और जो क्लोरीन है ये हमारा ऋण आवेशित है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है इसका ये डी वाला ऑप्शन राइट है। देखिए क्या कहा गया है, धन आवेशित सोडियम आयन और ऋण आवेशित क्लोराइड आयन। ठीक है, तो इसीलिए हमारा 4th क्वेश्चन का डी ऑप्शन हो गया राइट। अब चलिए नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पर। तो 5th क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अपरमाणु कण और उनका सही निरूपण है। तो अपरमाणु कण क्या होता है, जो हमारा एक परमाणु होता है उसके जो सब पार्ट होते हैं उन्हीं को हम अपरमाणु कण कहते हैं। तो एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो जो न्यूट्रॉन होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है, इसीलिए उस पर कोई चार्ज नहीं होता। इसके अलावा प्रोटॉन जो होता है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला। यानी कि देखिए प्रोटॉन यहाँ पर P+ यानी कि पॉजिटिव चार्ज में लिखा है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर E- यानी कि नेगेटिव चार्ज में लिखा है। तो इसीलिए हमारा सेकंड और फोर्थ हमें सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसीलिए 5th क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो इसमें हमसे कहा गया है कि परमाणु संख्या 14 वाले परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो देखिए परमाणु संख्या कितना दिया हुआ है, 14। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी गई है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 8, 2 और 8 10 हो गए, 4 बचा, तो बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जो बाहरी कोश में हमारा इलेक्ट्रॉन होता है तो इसी से हमें संयोजी इलेक्ट्रॉन का पता चलता है। तो इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसकी जो संयोजकता है यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो हमारा 4 है। तो देखिए 4 हमारा ये बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसीलिए 6th क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि सामान्यतः पादप कोशिका का केंद्रक कोशिका के केंद्र में स्थित नहीं होने का कारण होता है। तो देखिए जैसे ये हमारा एक पादप कोशिका है, तो इसमें हमारा जो केंद्रक होता है वो इधर कहीं नीचे होता है। क्यों? क्योंकि इसके बिल्कुल केंद्र में बड़े बड़े रसधानियां होती हैं। ठीक है, इसीलिए पादप कोशिका का जो केंद्रक होता है वो नीचे होता है, यानी कि केंद्र में नहीं होता, क्योंकि केंद्र में बड़े बड़े जो हैं वो रसधानियां होती हैं। तो इसीलिए देखिए बड़े आकार की रसधानियां, ये रहा ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो इसीलिए 7th क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि जैथियम और पार्थेनियम उदाहरण है। तो जैथियम और पार्थेनियम किसके उदाहरण है? तो ये खरपतवार के उदाहरण है, यानी कि 8th क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमसे कहा गया है कि कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है। तो रक्त हमारा संयोजी ऊतक है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अलावा उपास्थि भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। चिकनी पेशी ये हमारा संयोजी ऊतक नहीं है। ठीक है, अस्थि भी हमारा संयोजी ऊतक है, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन राइट है, क्योंकि हमसे ये पूछा है कि कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है, तो चिकनी पेशी हमारा संयोजी ऊतक नहीं है। तो ये हो गया 9th क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट। इसके बाद 10th क्वेश्चन देखिए, इसमें हमसे क्या कहा गया है, ध्वनि तरंग की चाल तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के बीच संबंध है। तो इसमें सीधा सीधा हमसे ध्वनि तरंग की चाल का फॉर्मूला पूछा है। तो चाल बराबर होता है हमारा, ये देखिए ए ऑप्शन में ही आंसर है, चाल बराबर होता है हमारा तरंग दैर्ध्य मल्टीप्लाई में आवृत्ति, यानी कि लैम्डा मल्टीप्लाई में फ्रीक्वेंसी। तो इसीलिए 10th क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है हमारा, ये आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर।
तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है पशुपालन किसके लिए किया जाता है? तो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए पशुपालन किया जाता है। इसके अलावा कृषि कार्य के लिए भी पशुपालन किया जाता है। तो फर्स्ट और थर्ड हमारा राइट है। तो फर्स्ट और थर्ड हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। हमें देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिया गया है, यानी कि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, मांस उत्पादन में वृद्धि और कृषि कार्य के लिए पशुपालन किया जाता है, ये हमसे कहा गया है। ठीक है, यानी कि इस सेकंड वाले को मांस उत्पादन में वृद्धि ये भी आंसर माना गया है। तो इसीलिए 11th क्वेश्चन का हमारा ये ए ऑप्शन राइट है, यानी कि पशुपालन दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए, मांस उत्पादन में वृद्धि के लिए और कृषि कार्य के लिए किया जाता है। ठीक है, तो 11th का ए ऑप्शन राइट है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो इसमें हमसे कहा गया है कि स्वर यानी कि नोट है। तो स्वर हमारा क्या होता है? एकल आवृत्ति की ध्वनि होता है। तो इसीलिए 12th क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम व्याख्या नहीं करता। तो वोल्केनो इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी उद्भेदन में, यानी कि ज्वालामुखी उद्भेदन की व्याख्या नहीं करता गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक है, यानी कि 13 का डी ऑप्शन राइट है। ये रहा हमारा वोल्केनो इरप्शन। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि अंतराकोशिकीय स्थान उपस्थित होता है। तो अंतराकोशिकीय स्थान उपस्थित होता है, ये हमारा पैरेंकाइमा में उपस्थित होता है, यानी कि 14 क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमसे कहा गया है कि जो एक त्वरित गति नहीं है तो वो हमारा एक समान वेग, स्थिर वेग, यानी कि ए और बी दोनों ये हमारा त्वरित गति नहीं है। तो इसीलिए 15 क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन राइट है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो इसमें हमसे कहा गया है कि एक छात्र ने एक प्याज को पानी में आंशिक रूप से डुबाकर रखा। कुछ दिनों बाद उसने जड़ों को देखा जो आकार में बढ़ रही थी। इन जड़ों के शीर्ष पर उपस्थित ऊतक है। तो ये हमारा शीर्षस्थ विभज्योतक, यानी कि ये वाला ऊतक उपस्थित है। ठीक है, तो इसीलिए 16 क्वेश्चन का ए ऑप्शन हमारा राइट है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 से 20, ये हमारे अभिकथन ए और कारण आर ये वाले क्वेश्चन आ गए। तो देखिए कैसे करना होता है हमें। इसमें हमें जो है एक अभिकथन यानी कि ए और कारण आर इस तरह से दिए जाएंगे। इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड ए, बी, सी और डी से करें। तो देखिए ए हमें तब चुनना है जब हमारा ए और आर दोनों सत्य हो, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों अगर सत्य हो और जो कारण है यानी कि रीजन है वो अभिकथन की सही व्याख्या करती है, तो हमें ए ऑप्शन चुनना है। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन पर लेकर जाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके बाद बी ऑप्शन हमें तब चुनना है जब ए और आर दोनों सत्य हैं, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों अगर सत्य हैं, लेकिन जो आर है यानी कि कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रही है, तब हमें बी ऑप्शन चुनना है। इसके बाद सी ऑप्शन हमें तब चुनना है जब ए सत्य है यानी कि अभिकथन सत्य है और आर यानी कि कारण गलत है, तब हमें सी ऑप्शन चुनना है। और डी ऑप्शन कब चुनना है? जब हमारा ए गलत है यानी कि अभिकथन गलत हो और रीजन यानी कि कारण जो है वो सही हो। यानी कि अगर आपका अभिकथन गलत हो तो आपको कारण देखने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा डी ऑप्शन पर टिक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। इसमें अभिकथन हमें क्या कहा गया है कि जब प्रकाश की किरण एक कोलाइड विलयन से गुजरती है तो टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। तो ये हमारा सही बात है कि जब प्रकाश की किरण एक कोलाइड विलयन से गुजरेगी तो हमें टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि अभिकथन जो है ये हमारा राइट है। इसके बाद कारण में क्या कहा गया है कि कोलाइड विलयन के कण बहुत छोटे होते हैं लेकिन वे आसानी से प्रकाश की किरण को फैला सकते हैं। तो ये भी सही है हमारा कि कोलाइड विलयन के कण जो है वो छोटे होते हैं और वो आसानी से प्रकाश की किरण को फैला सकते हैं, यानी कि कारण भी सही है और अभिकथन भी सही है, दोनों सही है। और इसके अलावा जो ये कारण है वो इस अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रही है। तो इसीलिए देखिए
यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब अभिकथन और कारण दोनों सत्य हों और कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या कर रही हो, तब हमें ए ऑप्शन चुनना है। तो इसीलिए हमारा जो 17 क्वेश्चन है इसका ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो इसमें हमसे कहा गया है, देखिए अभिकथन दिया हुआ है कि लाइसोसोम को कोशिका के सफाई तंत्र यानी क्लीनर के रूप में भी जाना जाता है। तो ये हमारा सही बात है, यानी कि लाइसोसोम को कोशिका का क्लीनर के रूप में भी जाना जाता है, ये सही है। कारण क्या बोला है कि लाइसोसोम में मौजूद शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम है, यानी कि कारण भी हमारा सही है कि लाइसोसोम जो होते हैं उसके अंदर मौजूद शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं। तो इसीलिए हम लाइसोसोम को कोशिका का क्लीनर कहते हैं, यानी कि अभिकथन सही है, कारण भी सही है और अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है ये कारण। तो इसीलिए इसका भी हमारा ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो इसमें हमसे कहा गया है, अभिकथन क्या दिया हुआ है, एक तेज कुल्हाड़ी आसानी से काटती है। तो ये सही बात है, अगर एक कुल्हाड़ी अगर तेज है, शार्प है, तो वो आसानी से काट सकती है। और कारण क्या बोला है कि प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जिस पर वह कार्य करता है। तो ये भी हमारा सही बात है और अभिकथन की सही व्याख्या भी है ये हमारा कारण। तो इसीलिए 19 का भी ए ऑप्शन ही राइट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में हमें अभिकथन क्या दिया हुआ है कि खरपतवार फसल के लिए हानिकारक है। तो ये सही बात है कि जो खरपतवार होता है वो फसल के लिए हानिकारक होता है। और कारण में क्या बोला है कि खेत में अवांछित पौधा फसल के साथ पोषक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, यानी कि जो खरपतवार होते हैं अवांछित पौधा वो क्या करते हैं कि फसल के साथ पोषक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, है ना। तो यानी कि कारण भी हमारा सही है और अभिकथन भी सही है और इस अभिकथन की ये जो कारण है ये सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा 20 क्वेश्चन का भी ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। इसको समझिए आप ध्यान से, यहाँ पर अभिकथन में हमें दिया है कि खरपतवार फसल के लिए हानिकारक है। तो इसको आप खुद से सोचकर देखिए कि जो खरपतवार होते हैं यानी कि खेत में जो अवांछित पौधे उग जाते हैं उन्हीं को हम खरपतवार कहते हैं, तो वो फसल के लिए हानिकारक होते हैं, है ना। तो इसीलिए हमारा जो ये अभिकथन है ये सही है। और इसके अलावा कारण में क्या बोला है कि खेत में अवांछित पौधा फसल के साथ पोषक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, यानी कि जो अवांछित पौधा यानी कि खरपतवार उग जाते हैं तो उनके उगने के लिए भी पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए जो हमारा मेन पौधा है, जो फसल है, उसका भी पोषक तत्व वो यूज करते हैं खरपतवार। तो इसीलिए खरपतवार हानिकारक है और ये हमारा जो कारण है ये भी हमारा सही है। और इस अभिकथन की यानी कि जो ये लाइन है इसकी सही व्याख्या भी ये वाली लाइन कर रही है, यानी कि कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। तो इसीलिए हमारा 20 क्वेश्चन का भी ए ऑप्शन ही राइट है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस वीडियो में टोटल इस सैंपल पेपर के 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 से हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यहाँ से हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स, इसी तरह से आगे 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के भी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इस वीडियो से बेनिफिट मिले। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साइड में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल पे सेट कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए पार्ट 2 की तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।